Hello everyone. In this session, we are going to discuss about our issue of current affairs related to art and culture. आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स पे जैसे कि हम डिस्कशन करते आए हैं। इसके पहले हमने दो टॉपिक्स डिस्कस किया था। अभी ये तीसरा टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर सीरीज का करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस क्लास में। इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर। Avanindranath Tagore, who was a nationalist, was one of the prominent nationalists of his time and was also a great painter. Avanindranath Tagore, जो अपने समय के महान राष्ट्रवादी नेता तो थे ही, इसके अलावा ये एक महान चित्रकार और महान पेंटर भी थे। ठीक है, और इन्होंने स्वदेशी स्टाइल ऑफ पेंटिंग देखिए। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है अ नेशनलिस्ट, स्वदेशी पेंटर एंड अ फ्रीडम फाइटर। और स्वदेशी, यहां पर स्वदेशी जो लिखा हो ना, इसका मतलब ये देखिए कि 1905 के आसपास इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक नया दौर, एक नया फेज शुरू होता है, जिस वक्त मॉडरेट पॉलिटिक्स अपने ढलान पर था और एक नई तरह की राजनीति का प्रारंभ हो रहा था, जिसे एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स कहा गया। तो अराउंड 1904-1905 मॉडरेट पॉलिटिक्स receded to background and came to be replaced by another form of politics called the extremist politics. And the extremist politics was mainly led by 3 or 4 great leaders, including Indian triumvirate और लाल बाल पाल। तो जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, यानी कि उग्रपंथी चरण या एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, जिसमें लाल बाल पाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अन्य नेता। उसी सीरीज में, उसी कड़ी में और भी नेता थे जिन्हें अरविंदो घोष कहा गया। अरविंदो घोष, हालांकि अरविंदो घोष फिलोसोफर थे, दार्शनिक थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जिस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त तकरीबन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, नेशनल मूवमेंट का पहला फेज ढलान पे था और दूसरा फेज, दूसरा चरण अपने शुरुआती दौर में था। और इस टाइम पे जिस चीज पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया उस समय, यानी कि नेशनल मूवमेंट के सेकंड फेज में सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, वो था बायकॉट। बायकॉट पे, बहिष्कार पे जोर दिया गया था। और बहिष्कार यानी कि अंग्रेजों से जुड़ी हुई हर एक चीज और हर एक संस्था का बहिष्कार। Boycott of the British factory-made goods and boycott of the British institutions in India. अब वो चाहे ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेजेस का बहिष्कार हो, या फिर ब्रिटिश इंडिया बैंकिंग सिस्टम का बहिष्कार हो, या फिर अंग्रेजों के फैक्ट्रीज में, कारखानों में बने हुए सामान का बहिष्कार हो, जैसे मैनचेस्टर के कपड़े, लिवरपूल का नमक, ठीक है, वहां से बनी हुई चूड़ियां, इन सारी चीजों का बहिष्कार, जो चीनी आता था उसका बहिष्कार। तो हर एक स्तर पे बायकॉट करना प्रारंभ किया गया, बहिष्कार करना प्रारंभ किया गया। और जब भी हम बहिष्कार करेंगे ना, तो बहिष्कार के साथ एक चीज अपने आप जुड़ेगी, स्वदेशी। बहिष्कार और स्वदेशी, तो बहिष्कार और स्वदेशी के इस क्रम में राष्ट्रीय आंदोलन में कला और संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर पे भी अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ा, प्रभाव आया। और ये वो समय था, ये वो टाइम था जब बहिष्कार किया गया विक्टोरियन एज के पेंटिंग का बायकॉट किया गया। यानी कि 1904-1905 के पहले इंडियन पेंटिंग पर, भारतीय चित्रकला पर यूरोप के विक्टोरिया शैली का, विक्टोरिया स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इंपैक्ट था।
और उस समय के यानी कि इनके पहले की कड़ी में अवनींद्रनाथ टैगोर के पहले एक और बहुत बड़े और महान चित्रकार हुए हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा। अब आप सोचेंगे ये पेंटर हैं तो फिर इनके नाम में राजा क्यों लगा हुआ है? राजा फैमिली, त्रावणकोर के महाराजाओं की फैमिली के मेंबर थे ये, इस वजह से राजा कहा गया इन्हें। रवि वर्मा हु वाज द ग्रेट पेंटर। लेकिन रवि वर्मा स्वदेशी आंदोलन के पहले के चरण के हैं, जब स्वदेशी और बायकॉट पे, स्वदेशी या बहिष्कार पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था। ये उस चरण के पेंटर हैं या चित्रकार हैं। तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग पर हमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इन पे यूरोपीय प्रभाव यानी कि विक्टोरिया एज के पेंटिंग स्टाइल का राजा रवि वर्मा पर प्रभाव रहा है। और खुद राजा रवि वर्मा अपने जमाने के बहुत बड़े चित्रकार माने गए, अब तक के इतिहास में काफी बड़े चित्रकार माने गए हैं और इन पे कई मूवीज भी बनाई गई हैं राजा रवि वर्मा पे। लेकिन राजा रवि वर्मा का दौर जो था वो बायकॉट और स्वदेशी का नहीं था, बहिष्कार और स्वदेशी का नहीं था। तो इसीलिए इनके पेंटिंग स्टाइल पे विक्टोरिया एज की पेंटिंग का असर रहा। और जब अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग करना शुरू किया, चित्रकला करनी, चित्रकारी करनी शुरू की, तो इनके जमाने में, इनके समय में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हो चुका था 1905 में, और उसी समय बहिष्कार के साथ स्वदेशी का नारा बुलंद किया गया था। इसी वजह से आप देखेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग में यूरोपियन इंपैक्ट या विक्टोरियन एज ऑफ पेंटिंग का इंपैक्ट नहीं दिखेगा। और ये पूरे तरीके से स्वदेशी चित्रकला को, स्वदेशी पेंटिंग को प्रमोट करेंगे। और ये यूरोप के पेंटिंग स्टाइल से अवनींद्रनाथ टैगोर प्रेरणा ग्रहण नहीं करेंगे। अब ये इंस्पायरेशन लेंगे राजपूताना पेंटिंग स्टाइल से या फिर मुगल पेंटिंग स्टाइल और उसके पहले अजंता एलोरा पेंटिंग स्टाइल से। तो सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु राजा रवि वर्मा का भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर ही है और अवनींद्रनाथ टैगोर का भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर है। लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग स्टाइल पर यूरोपियन स्टाइल का इंपैक्ट नहीं पड़ा, जबकि राजा रवि वर्मा पर अच्छा खासा, उनकी चित्रकला शैली पे अच्छा खासा इंपैक्ट या प्रभाव पड़ा था। और इनके राजा अवनींद्रनाथ टैगोर की कुछ फेमस पेंटिंग्स को अगर आप देखेंगे, ये एक बहुत फेमस पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की, जब उनकी कल्पना में भारत माता, उनकी कल्पना में, अवनींद्रनाथ टैगोर की कल्पना में भारत माता कैसी है। एक भारत माता तो हमारे दिलो दिमाग में है, लेकिन पेंटिंग में, पेंटर के दिमाग में भारत माता कैसी है, तो उन्होंने भारत माता का ये पेंटिंग तैयार किया, चित्र तैयार किया। भारत माता, या फिर यहां पर उमर खयाम। उमर खयाम अपने रुबाइयों के लिए बड़े प्रसिद्ध हुए। उमर खयाम के इलस्ट्रेशंस, विवरणों पर चित्रकारी करना, या फिर कालिया दमन, ठीक है ना, कालिया दमन। तो कालिया दमन ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि एक कालिया नाग हुआ करता था जिसने लोगों को काफी परेशान करके रख दिया था, और लॉर्ड कृष्णा ने कालिया का वध किया, कालिया दमन। तो यहां पर लॉर्ड कृष्णा पेंट किए गए हैं और ये कालिया नाग दिखाया गया है। इस तो कालिया दमन। अब यहां पर देखिए सब्जेक्ट मैटर कालिया दमन है, यहां पे उमर खयाम की रुबाइयों का इलस्ट्रेशन है और भारत माता का प्रसिद्ध चित्र। या फिर कुछ और पेंटिंग देखिए, ये है काच और देवयानी की पेंटिंग। या फिर यहां पर ये पेंटिंग है शाहजहां का डिमाइस, शाहजहां की डेथ हो गई है तो उसको पेंट किया गया उस पूरे, और बैकग्राउंड में ये पूरा, ये जो पेट्रा ड्यूरा, ताजमहल में जो पेट्रा ड्यूरा वर्क है ना, उस पेट्रा ड्यूरा वर्क को पेंटिंग में झलकाया है राजा रवि वर्मा नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग में झलकाया है। और ये पेट्रा ड्यूरा आर्ट है जो ताजमहल में काफी बड़े पैमाने पे इस्तेमाल हुआ है। तो ये शाहजहां का डिमाइस यहां, और देखिए बैकग्राउंड में
ताजमहल, पेंटिंग में ताजमहल बनाया गया है। तो ये बड़ी बारीकियां रही हैं अवनींद्रनाथ टैगोर के पेंटिंग स्टाइल में। सब्जेक्ट मैटर पूरे तरीके से इंडियन है, जबकि स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी इंडियन यानी कि स्वदेशी है, और आउटसाइड इन्फ्लुएंस से, यूरोपियन ईरानियन इन्फ्लुएंस से काफी हद तक मुक्त रहा है। जबकि इनसे पहले के एज के, ठीक पहले के एज के एक और महान चित्रकार राजा रवि वर्मा ने जब पेंटिंग किया था, तो चूंकि उनका दौर स्वदेशी आंदोलन का नहीं था, इसलिए उनके पेंटिंग स्टाइल में हमें यूरोपियन इन्फ्लुएंस, विक्टोरिया एज की पेंटिंग स्टाइल का इन्फ्लुएंस दिखता है। जबकि सब्जेक्ट मैटर दोनों का एक ही, विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर इंडियन है, बस स्टाइल ऑफ पेंटिंग अलग अलग है। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम से प्रेरणा ग्रहण नहीं की, वेस्ट से इंस्पायर्ड नहीं हुए, जबकि राजा रवि वर्मा वेस्ट से अच्छे खासे इंस्पायर्ड थे। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें प्रिलिमिनरी या फिर मेंस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो अवनींद्रनाथ टैगोर वाज द प्रिंसिपल आर्टिस्ट, he was the principal artist of his time, principal artist and creator of Indian Society of Oriental Art। तो इन्होंने बनाया और कुछ और लोगों ने मिलकर के इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट बनाया था, और ये स्टूडेंट्स को इंस्पायर करते थे स्वदेशी की तरफ, और छात्रवृत्ति वगैरह भी, स्टाइपेंड वगैरह भी स्टूडेंट्स को दिया करते थे। अवनींद्रनाथ टैगोर के ही एक बहुत महान शिष्य हुए, आगे चलकर वो बड़े पेंटर बने, और उन्होंने भी नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। He was also the first major exponent of Swadeshi values. Swadeshi values in Indian art means his art was free from outside and in particular the European influence. He founded influential Bengal School of Art. तो इन्होंने जो चित्रकला की शैली को जन्म दिया, पेंटिंग स्टाइल को, इसको अलग ही एक स्कूल ऑफ आर्ट बोलते हैं। मॉडर्न पेंटिंग में, मॉडर्न मिनिएचर पेंटिंग में ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के फाउंडर बन गए, विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन पेंटिंग। तो यहां के आगे आप देखेंगे इंडियन पेंटिंग स्टाइल में यूरोपियन इंफ्लुएंस लगातार गिरता जाएगा। सो ही फाउंडेड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। और अवनींद्रनाथ टैगोर sought to modernize मुगल एंड राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। अब मैंने आपसे कहा जैसे कि ये इंस्पायर्ड हैं अपने परंपराओं से, अपने कस्टम्स, प्रैक्टिसेस और ट्रेडिशन से। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने प्रेरणा ग्रहण की, लेकिन अपने अतीत से, अपने पास्ट से, न कि वेस्ट से। तो इन्होंने मुगल मिनिएचर पेंटिंग से ये इंस्पायर्ड हुए। देखिए मुगल मिनिएचर पेंटिंग ये, और दूसरा राजपूताना स्टाइल ऑफ पेंटिंग टू काउंटरैक्ट द वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ आर्ट। पश्चिम की कला शैली को या उसके प्रभाव को इंडियन आर्ट से रिमूव हटाने के लिए इन्होंने अपने अतीत से प्रेरणा ग्रहण की, इंस्पायर हुए। तो ये मुगल मिनिएचर पेंटिंग, राजपूताना, ये इंस्पायर्ड हो रहे हैं मुगल, राजपूताना, और जो वॉल पेंटिंग अजंता और एलोरा का वॉल पेंटिंग है वहां से, एंड अजंता एंड एलोरा स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड taught in art school under the ब्रिटिश राज। तो ब्रिटिश राज में जो पढ़ाया जाता था आर्ट एंड कल्चर में, जो पोर्शन वगैरह पढ़ाया जाता था, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज हमेशा वेस्टर्न आर्ट को पैट्रोनाइज करेंगे, वेस्टर्न मॉडल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज करते थे ब्रिटिश इंडिया में। जबकि इसके ठीक उलट इन्होंने अपने ट्रेडिशंस को एम्फसाइज किया, और मुगल मिनिएचर पेंटिंग, राजपूताना मिनिएचर पेंटिंग के साथ साथ पुराने जमाने का, एंशिएंट पीरियड का
अजंता और एलोरा वॉल पेंटिंग या म्यूरल पेंटिंग से भी इंस्पायरेशन लिया था। And along with other artists from the Western School of Art, Tagore advocated in favor of a nationalistic Indian art. Nationalistic Indian art derived from Indian art history, drawing inspiration from the Ajanta caves. ये खास बात है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा। और he was highly inspired by the स्वदेशी मूवमेंट। चूंकि बैकग्राउंड में ना स्वदेशी, बैकग्राउंड में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, बैकग्राउंड में एक स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, जिसका जोर ज्यादा रहा 1905 मिड ऑफ 1905 से लेकर के 1908 के आसपास रहा। तो ये 4-5 साल ये स्वदेशी आंदोलन का था और इसीलिए इनके आर्ट फॉर्म पे स्वदेशी का पूरा इंपैक्ट दिखेगा। एंड ही sought to decline the painting style of राजा रवि वर्मा being westernized। तो इन्होंने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने राजा रवि वर्मा के पेंटिंग स्टाइल को वेस्टर्नाइज बोल के सिरे से खारिज कर दिया, नकार दिया। जबकि राजा रवि वर्मा भी अपने जमाने के बेहतरीन और बहुत शानदार चित्रकार हुआ करते थे, लेकिन राजा रवि वर्मा पर पश्चिम का असर था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था और इन पे पूरा स्वदेशी इन्फ्लुएंस है। एंड he drew inspiration from Mughal miniature painting, Rajputana miniature painting and Ajanta and Ellora mural या wall painting। And as I said earlier, his disciples played a great role not only in the freedom movement but also in the form of various art forms in our country। So one of his great disciples was Nandlal Bose। Nandlal Bose was his great disciple who played an extremely important role in the Swadeshi movement। और आखिर में ये कि अवनींद्रनाथ टैगोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। मैंने शुरू में ये नहीं बताया क्योंकि अगर पहले बता दूंगा तो आपको ये लगेगा कि ये तो महान व्यक्ति के भतीजे थे। ये खुद अपने आप में एक महान व्यक्ति हुए हैं और ये भी सच है कि एक बड़े महान व्यक्ति के भतीजे भी रहे हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में इतना इंफॉर्मेशन ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके प्रीलिमिनरी और या फिर मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग आर्ट एंड कल्चर के और भी टॉपिक्स को लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।